नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्स जिनकी चर्चा इसलिए हो रही है कि नेक है, चर्चा इसलिए है कि वो निर्भीक है, चर्चा इसलिए है कि वो दिल्ली पुलिस के सिपाही है, चर्चा इसलिए है कि देश के भीतर रक्षा मामले के भीतर हमेशा सिपाही बन कर के लोगों की सेवा करते हुए राजनीति के भीतर पहुँचे, और चर्चा इसलिए है कि वो कर्तव्यनिष्ठ है। लेकिन कर्तव्यनिष्ठता के दौर के भीतर से पहुँचते पहुँचते ऐसे कौन सी जगह पर आज पहुँचे हैं कि बाड़मेर और जैसलमेर बालोतरा पट्टी के जो लोकसभा चुनाव इनके भीतर ताल ठोक दी। इंडिया अलायंस गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार उमेदवार बेनीवाल और पुराने कहूँ तो आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिपाही और 2 बार चुनाव लड़ चुके बाइतू से आज बेनीवाल हमारे बीच में मौजूद है। और दर्शकों से निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेनीवाल की ज़ुबानी और राजस्थान के भीतर सबसे हॉट सीट की कहानी सुनेंगे। बेनीवाल जी, दिल्ली पुलिस से शुरू होकर के आपने अपना करियर की मैं कहूँ कि और आगे बढ़ाया, चलते गए राजनीति के दलदल में कहाँ फंस गए हैं आप? देखिए, ये जोग संजोग की बात है। दिल्ली पुलिस से शुरुआत की मैंने करियर की, उससे पहले मजदूरी करके पढ़ाई की। ये करते करते दिल्ली पुलिस में 95 के अंदर भर्ती हुए थे और वहाँ दिल्ली पुलिस की 10 साल के करीब नौकरी की और वहाँ मन नहीं लगा, कुछ नया करने की इच्छा थी। तो मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर का, और हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर का बिज़नेस करते करते 2010 की बात है। तो मैं कोलोन जर्मनी के अंदर था, मेरी एग्जीबिशन लगी हुई थी फर्नीचर एक्सपोर्ट, जैसे आपके यहाँ से के साहब लगाते हैं ना वो एग्जीबिशन, वो के और हम साथ में ही थे। तो गांव से फ़ोन आया था कि आपको सरपंच बनाएंगे और आपको गांव आना है। तो एक दो दिन तो मना करता रहा, फिर आखिर वो नहीं माने तो गांव आना पड़ा। और फिर मेरी मिसेज को 2010 से 15 के टर्म में सरपंच बनाया। उसके साथ साथ फिर काम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, तो मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन का काम शुरू किया, सोलर वाला। तो बढ़िया चला, आस्ता चलता रहा। और 2018 आते आते मैंने कभी नहीं सोचा था पहले कि एमएलए का चुनाव लड़ना है। हनुमान जी ने आरएलपी पार्टी बनाई और सब लोगों का उत्साह था, जोश था पार्टी आरएलपी के प्रति। और जयपुर के अंदर ज़बरदस्त रैली हुई और बाड़मेर ज़िले से बहुत सारे लोग गए, और उसमें भी मेरा कोई मन नहीं था। लेकिन कई लोग उम्मीदवारी कर रहे थे, पर ऐन वक्त पे उन्होंने मना कर दिया। तब मेरे दोस्तों ने किसी ने बोला कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। पहले तो मैंने मना कर दिया, मुझे यहाँ अपने को चुनाव नहीं लड़ना है। फिर भी ज़्यादा लोगों ने बोला तो बागी अजमा के देख लेते हैं। तो चुनाव लड़ा 18 का और अच्छे वोट आए, सेकंड पोजीशन रही। कैलाश जी जो अभी मंत्री हैं वो 3rd नंबर रहे। उसके बाद में एमपी के चुनाव आए तो आरएलपी का बीजेपी के साथ में गठबंधन हुआ, कैलाश जी को टिकट मिली, वो जीते, मंत्री बन गए। और हमारे सामने कांग्रेस से जीते, वो भी मंत्री बन गए। तो 5 साल हमारा बिल्कुल संघर्ष रहा। किसानों के, जवानों के हर मुद्दे को, शोषित, दलित, पीड़ित, हर मुद्दे को हम लेकर 5 साल कंटिन्यू संघर्ष करते रहे। चाहे टिड्डी का मामला हो, चाहे बजरी का मामला हो, किसान फसल बीमा क्लेम का मामला हो, विद्युत का मामला हो, किसानों की विद्युत कटौती का मामला हो, सारी जो भी जनहितैषी मुद्दों से हमेशा संघर्ष करते रहे। और 2020 में पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा 34 नंबर वार्ड से, और चुनाव जिला परिषद सदस्य का जीता। उस समय ही कई दोनों पार्टियों के हमारे पास ऑफर आई कि आप पार्टी छोड़ के अगर आते हो तो प्रमुख बना देते। लेकिन मैंने हमेशा लोगों की भावना के अनुसार काम किया और संघर्ष जारी रखा। 2023 का चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ा और बहुत कम हल्के से मार्जिन से चुनाव हारने के बाद में पूरे ज़िले के लोगों की ये भावना थी कि उमेश जी आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। उनकी भावना को देखते हुए और अपने सीनियर्स लोगों की सलाह करके, बुजुर्गों की, जवानों की, सबकी 36 कौम से लोगों से सलाह करके ये निर्णय लिया और अभी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज के दिन चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा लगता है, डगर कैसी है? टक्कर बिल्कुल ज़बरदस्त माहौल है और एक तरफा माहौल है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। और कांग्रेस पार्टी के लिए ये जीत की शुरुआत यहाँ बाड़मेर जैसलमेर की थार की धरती से होगी और ये परिवर्तन की यात्रा दिल्ली तक जाएगी। इतने शालीन स्वभाव के धनी हैं, इतनी सहिष्णुता है, इतने शांति के माहौल में जीते हैं, अहिंसक है, ज़िंदगी में कभी हिंसा नहीं की, सेवा की है दिल्ली पुलिस के भीतर रह करके। राजनीति में कहते हैं कि ये तो शैतानों का खेल है, और आप क्या मानते हैं कि राजनीति, हेमाराम जी कई बार बयान दे चुके हैं, राजनीति गंदी हो चुकी है। आप मानते हैं कि राजनीति एक तरीके से गंदी है और राजनीति में विकास के मुद्दों पर चुनाव बहुत कम लड़ा जाता है? आप शिक्षा के मसीहा कहलाते हैं, आपको लगता है कि यह चुनाव में एक तरीके से विकास के एजेंडे को लेकर के चुनाव में चलना चाहिए? देखिए, सिद्धांतों के ऊपर मेरा मानना तो यही है कि स्वच्छता
और सिद्धांतों के साथ राजनीति करनी चाहिए सूचिता होनी चाहिए। और गंदगी जो होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं चलती है और जो द्वेष की भावना है वो भी ज़्यादा नहीं चलती है। खैर राजनीति के अंदर दाव पेच तो चलते हैं, कूटनीति चलती है, छल कपट भी चल जाता है, साम दाम दंड भेद सब चलते हैं, लेकिन मेरा उन चीज़ों से बिल्कुल वास्ता नहीं है। मैं एकदम सीधा सरल और जो दिखता है वही करता हूँ और जो मेरे मन को अच्छा लगता है, जो लोगों के मन की भावना है उसी के अनुसार मैं काम करता हूँ। लेकिन रविंद्र भाटी ने सीधे चुनौती दी है कि डिबेट कीजिएगा हमारे साथ में, क्या कहना चाहेंगे? अब डिबेट तो हो जाएगी 26 तारीख को, आने वाली जो शिव की जनता वहाँ शिव से ही शुरुआत कर देगी उनकी डिबेट की। आप इतना इंतज़ार कीजिए थोड़ा। दूसरे नंबर पर आप किनको मानते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी या बीजेपी को, या दोनों बराबर? देखिए इधर मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगा और सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत की और आगे बढ़ रही है और उन सामने वाले दोनों के वोट मिलाकर भी कांग्रेस पार्टी के वोट ज़्यादा होंगे। इस चीज़ का मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। बाजरे की चॉकलेट खाई है, बाजरे की बिस्किट कभी खाए हैं? देखिए भाषणों में बहुत सुने हैं लेकिन बाज़ार में तो अभी आया नहीं है। हो सकता है कोई प्रोडक्ट चल रहे होंगे, लेकिन अभी मैंने तो कई लोगों को पूछा था, बाड़मेर के लोगों को, क्योंकि बाजरे का केक भी आता है, बिस्किट भी आती है, चॉकलेट आती है, लेकिन मैंने कभी नहीं खाई। लोगों ने, मैंने पूछा, उन्होंने तो बताया नहीं खाई, बट कहीं आई होगी, शायद बाहर फॉरेन में चल रही होगी, यहाँ इंडिया में देखी नहीं। बाजरा कृषि अनुसंधान क्षेत्र जो संस्थान है वो केवल कागजों में चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? विकास ही है असली विकास? देखिए ऐसी बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हुई जो कागजों के अंदर ही है। बाड़मेर जैसलमेर गुजरात की रेल लाइन का मामला हो, बाड़मेर से फलोदी बीकानेर को सीधा रेल जोड़ने का मामला हो, बाड़मेर एयरपोर्ट का मामला हो, बाकासर में ड्राई पोर्ट का मामला हो, ऐसी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं थी जो बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के क्षेत्र की कायाकल्प कर सकती थी, लेकिन वो खाली जैसा बाजरे का केंद्र की कागजों में बात कर रहे हो वैसी उन प्रोजेक्टों के साथ में ऐसा सौतेला व्यवहार हुआ। और चाहे माही नदी का पानी, माही बांध का अपने राजस्थान के हिस्से का वेस्टर्न कैनाल परियोजना के नाम से एक परियोजना की स्कीम चल रही है, अगर उनकी नीयत सही होती तो वो पानी भी आता, इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर दोनों आपस में जुड़ के बॉर्डर भी हरा भरा हो जाता। ये सारी चीज़ें मोदी जी ने भाषणों में तो बताई है और सपना भी दिखाया कि मेरे कस के अंदर आम और अंगूर हो सकते हैं तो बाड़मेर में क्यों नहीं हो सकते। अरे मोदी जी हो सकते हैं, लेकिन आपके करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपकी जो टीम है, आपके जो एमपी साहब हैं, मंत्री जी बनाया, लेकिन उनकी नीति का काम करने की खाली दिल्ली जाके ऐश मौज की और यहाँ आके लंबे लंबे भाषण दिए, इसके अलावा कुछ काम किया नहीं। इसलिए जनता का विश्वास बीजेपी से उठ गया है और अभी बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता ने मन बना लिया है कि परिवर्तन का और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करने का। बाड़मेर के आम आपने खाए नहीं, चॉकलेट आपने बाजरे की खाई नहीं, बाजरे की बिस्किट खाए नहीं, बाजरा कृषि अनुसंधान केंद्र वाला वीडियो तो देखा होगा आपने? हाँ वीडियो देखा था, वहाँ वो पत्थर लगा हुआ वही गायब है और ना कोई बजट आया। बजट की बात करें तो ये रेलवे के लिए 2016 में अखबार में बड़ी हेडिंग आई थी कि 5,000 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया हुआ है जैसलमेर बाड़मेर भाबर का। ये लंबे समय से लोगों की उम्मीद थी, क्योंकि जैसलमेर पर्यटक की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट जगह है और पर्यटक उद्योग को वहाँ विकसित किया जा सकता है। उसके साथ साथ विंड एंड सोलर एनर्जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे हैं, हब बना हुआ है। इसके साथ साथ वहाँ कोयले, वहाँ पे मतलब सीमेंट उद्योग के बहुत अच्छे स्कोप हैं और भी कई तरीके के खनिज हैं। वहाँ फॉक्स एनर्जी कई दिन से वहाँ ट्राई कर रही है, क्रूड ऑयल रिकवरी के क्षेत्र में नाशना वगैरह काफ़ी जगह तेल भी मिला है, लेकिन इन सभी चीज़ों को करने वाला इच्छा शक्ति वाला आदमी चाहिए। तो वो इच्छा शक्ति हमारे पिछले 5 साल में कैलाश जी की मैं बिल्कुल नहीं देखी। और उससे पहले कर्नल साहब ने थोड़े बहुत प्रयास किए, लेकिन उनकी भी बात सुनी नहीं, क्योंकि बीजेपी जितनी बातें करते हैं धरातल पे काम कुछ नहीं है। जो वो आपने मोदी जी ने खुद आके साबित कर दिया, यहाँ बाड़मेर बाबा रामदेव जी को कहाँ से कहाँ ले जाके जोड़ दिया। ये खाली लोगों की भावनाओं को भ्रमित करने का काम करते हैं, धरातल पे काम बिल्कुल कम करते हैं। इसलिए जनता समझ चुकी है। इस बार जो 400 की पार की बातें करने वाले 200-250 के पास ही थक जाएंगे, बड़ी मुश्किल से अगर सत्ता के नज़दीक पहुँचेंगे। और हो सकता है पूरे इंडिया के अंदर इंडिया गठबंधन के पक्ष का माहौल है। इस बार व्यवस्था परिवर्तन होकर रहेगी और कांग्रेस की सरकार आएगी केंद्र में। कितनी सीट दे रहे हो 25 में से इंडिया अलायंस को? देखिए वो तो 4 जून आएगी, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, लेकिन आधे से ज़्यादा सीटें इस बार कांग्रेस की आने की संभावना है। एक चीज़ और बताइएगा कि 19 अप्रैल के बाद में चुनाव का दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। 19 अप्रैल के अंदर जो नेता संलग्न थे वो सारे उस पट्टी के नेता बाड़मेर में आ जाएंगे। मामला बहुत ट्विस्ट होने वाला है, घमासान होने वाला राजनीतिक। कई एक्टर आएंगे, कंगना रनौत और सन्नी देओल की चर्चा हो रही कि वे भी आ धमकेंगे।
नरेंद्र मोदी की रैली हो चुकी है। कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आएंगे और बीजेपी जो बैकफुट पर अभी चल रही है उनको शीर्ष पर लाने के लिए सारे नेता, शीर्ष नेतृत्व के नेता यहाँ ताल ठोक रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी जी तो आए थे, शिव के अंदर 22,000 वोट आए, बीजेपी का कैंडिडेट जमात भी नहीं बचा पाया था, तो उनका कुछ नहीं है। इस बार बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने तय कर लिया कि उन जनता से बड़ा कोई स्टार प्रचारक नहीं है, और जनता ने इस बार अपना माइंड सेट कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी को भारी मत से जिताना है और अपने भाई के ऊपर आशीर्वाद देना है। 36 कौम के लोग आपके साथ में? बिल्कुल 100% 36 कौम के लोग हैं हमारे साथ में। कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, कुछ क्षेत्र में ज़्यादा है, तो लगभग सभी कौम के लोग हमारे साथ में हैं। और हम ये जातिवाद और क्षेत्रवाद और ये धर्म की राजनीति ये नहीं करते, हम तो सिद्धांतों पे राजनीति करते हैं, मुद्दों पे राजनीति करते हैं। हमारा मेन मकसद है, मेरा मेन मकसद है कि बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के ग्रामीण क्षेत्र में, बॉर्डर एरिया के अंदर से एजुकेशन के स्टैंडर्ड को सुधारना। लोगों ने प्रयास तो किए थे, लेकिन हम उनको और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास आपने भी डिजिटल जो एजुकेशन को लेकर के स्कूलों का आपने डिजिटलीकरण किया, आपने कई पैनल लगाए, 4K इंटरेक्टिव पैनल। ये सोच कैसे डेवलपमेंट हो गई? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आम लगाएंगे, वो लगा नहीं पाए, चॉकलेट है कुछ खिला नहीं पाए, लेकिन आपने जो घोषणा की थी कि मैं पैनल लगाऊंगा, बच्चों के लिए डिजिटलीकरण करूंगा, वो आपने कर दिया है। उस समय फीलिंग नहीं आई थी मैं हार चुका हूँ, पब्लिक ने साथ नहीं दिया था? देखिए, मैंने प्रयास किया और प्रयास जारी है और आगे भी जारी रहेगा। रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, कैसे भी हो, लेकिन जो मैंने ठाना है वो मैं करके दिखाऊंगा। जो ठाना है वो करके दिखाना है। एजुकेशन के सेक्टर में लोगों के साथ में जो सेवा भाव से आए हैं, तो सेवा भाव से इनके साथ में मिलजुल कर रहेंगे। इस क्षेत्र के अंदर और कुछ कोई भी बात कर ले, चाहे मेरा ये मानना है, अगर अपना क्षेत्र शिक्षित होगा तब ही विकसित हो पाएगा। शिक्षा ही सभी समाधानों की, सभी समस्याओं का समाधान है, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाड़ेगा। ये बाबा साहब के वर्ड है और मैं इनको सही मानता हूँ। और बाबा साहब का ये सपना था कि अपने भारत की एजुकेशन यूरोप, लंदन की जैसी, यूएस की जैसी हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी हो। तो वो उस सपने को दिशा में काफ़ी प्रयास तो किए, लेकिन उस तक पहुँचे नहीं है। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि उस स्टैंडर्ड तक इंडिया के एजुकेशन को ले जाएं, ताकि अपने यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए विदेशों में नहीं जाए, विदेशों से बच्चे पढ़ने के लिए इंडिया आए। क्योंकि भारत अपना पहले ही विश्व गुरु कहलाता था। यहाँ तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहाँ से विदेशों से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। तो हमारा प्रयास रहेगा, ये एकदम रातों रात तो होने वाला नहीं है। इस दिशा में एक क्रांति लाएंगे और ये बदलाव करके ही दम लेंगे। पहली बार किसी राजनेता से बात कर रहा हूँ जो शिक्षा पर बात कर रहे हैं, बाकी सब धर्म के नाम पर बात कर रहे हैं। विकास देवी कीर्ति कहते हैं कि विकास के नाम पर चुनाव कभी लड़ा नहीं जाता, लेकिन उम्मीदवार बेनीवाल एकमात्र ऐसे शख्स जिनको मैं देख रहा हूँ, वे केवल और केवल विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि जीतने के बाद कौन से काम पूरे करवाएंगे कि मेरी ये प्राथमिकता रहेगी, मैं इन लोगों को ये दे सकूं? देखिए, एजुकेशन का तो मेरा मेन जो एजेंडा है, उसके ऊपर तो काम सारी रहेगा ही, उसकी क्रांति लाएंगे ही लाएंगे। इसके साथ जो माही बांध का पानी राजस्थान के हिस्से का नहीं मिला है, तो मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि अपने राजस्थान के हिस्से का पानी, जो उच्चतम न्यायालय ने संघर्ष समिति के पक्ष में निर्णय भी दे दिया है, वो प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी पीने का पानी पहले आए, पीछे पीछे हर किसान के खेत तक पानी जाए। नर्मदा नहर और इंदिरा गांधी नहर कनेक्ट होकर राजस्थान के बॉर्डर के एरिया को हरा भरा हो, राजस्थान अपने बाड़मेर जैसलमेर का क्षेत्र खुशहाल हो। जब किसान मजबूत होगा तब देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वैसे ही भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ 70% अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर डिपेंड करती है। तो कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति जो 70 के दशक में इंदिरा गांधी नहर की वजह से आई थी, और भी पंजाब वगैरह के अंदर हरित क्रांति आई थी, उस हरित क्रांति को आगे तक ले जाना है। किसान को मजबूत करना है, जवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हैं, और बाड़मेर जैसलमेर संपूर्ण एरिया का इंडस्ट्री, औद्योगिक विकास करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं दिन रात मेहनत करके, ईमानदारी से मेहनत करके अपने क्षेत्र को आगे कैसे ले जाऊँ, इसके प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जैसे आपने आरएलपी छोड़ी थी, आपने कांग्रेस ज्वाइन की, हनुमान बेनीवाल आपसे खुश है ना खुश है, सही बताना? बिल्कुल, हनुमान जी खुश हैं। हनुमान जी हमारे आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से अब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर दी। क्या वे आएंगे आपके प्रचार करने के लिए? नहीं, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। वो पहले भी आते, लेकिन अपने चुनाव खुद लड़ रहे हैं, वहाँ चुनाव के अंदर बिजी है। और वहाँ से जब भी 19 तारीख को चुनाव से फ्री हो जाएंगे, उसके बाद बाड़मेर आएंगे और हमारे प्रचार करेंगे, और भी कई सीटों के ऊपर जाएंगे जहाँ उनकी ज़रूरत है। इंडिया अलायंस के शीर्ष नेताओं में से कोई नेता आएगा चुनाव प्रचार करने के लिए? आगामी कोई रैली या कोई संकेत?
नहीं आ सकते हैं, अभी तो कोई तय नहीं हुआ है, लेकिन आ सकते हैं, आएंगे बिल्कुल। राहुल जी आके गए थे वहाँ, फलोदी आके गए थे, और बाड़मेर का भी प्रियंका जी का, राहुल जी का कोई दौरा बन सकता है, और भी बड़े सीनियर नेता आ सकते हैं। मेजर मानवेंद्र सिंह ने आपको मझधार में छोड़ करके अपने पुरानी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत फैसला है, निजी फैसला है, और कुछ पारिवारिक परिस्थितियों से उनके ऊपर जो संकट आया है, उनकी फैमिली में जो बड़ा हादसा हुआ है, उनसे भी वो आहत थे। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि वो जहाँ भी रहें, खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, मस्त रहें। एक और सवाल कि जैसे मान लीजिएगा कि आप इस तरीके से चुनाव लड़ रही हैं और सब चीज़ों को देख रही हैं, क्या आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे वोटिंग करें, कैसे नहीं? क्या शांति के साथ में वोटिंग करें? क्या संदेश युवाओं को, क्या संदेश है? बस युवाओं को और बाड़मेर की जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपना जो भाईचारा कायम रहना चाहिए। जो मारवाड़ की पहचान है, अपनाए तो और आपसी मेल जोल प्यार से जो रहते हैं, ये भाईचारा कायम रहना चाहिए। चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद पैदा नहीं करें, किसी को ऐसा शब्द सोशल मीडिया के माध्यम से या आमने सामने बहस न करें जिससे किसी की भावना को ठेस पहुँचे, किसी व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुँचे या जातिगत भावना को ठेस पहुँचे। ऐसा कोई काम नहीं करें। प्लीज़ 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 शांति बनाए रखना है, और जो अपने दिल में अच्छा लगे उसको सोच समझ के वोट करें कि सामने कितने कैंडिडेट है, उनमें से अच्छा कौन सा है, वो एक बार विचार करें और आपके मन में जो अच्छा लगे उसी को वोट करें। ये थे उमेदराम बेनीवाल, और मैं कहता हूं कि मैंने आज इनकी कैंपेनिंग को कवरेज किया। कैंपेनिंग को कवरेज करने के दौरान मुझे एक चीज़ नज़र आई कि आदमी के अंदर वो लक्ष्य है, वो आत्मविश्वास है, और वो विकास के एजेंडे पर चलने वाले शख्स है जो भीतर हमेशा लोगों के प्रति प्रेम रखते हैं, उत्साह के साथ में जीवन जीते हैं। और युवाओं से एक ही अपील की है कि जब भी वोटिंग करें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, लेकिन हमेशा अहिंसक, हिंसा नहीं अपनानी है, और सौम्यता के साथ में अपने जीवन का परिचय देवें। आप देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।